एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं और आप सबके एग्जाम्स भी जो अभी चल रहे हैं बहुत अच्छे जा रहे हैं। बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद आज हम आपके लिए फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसकी सीरीज लेके आए हैं। जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको एनालिसिस करके बेटा हमने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो आई होप आपको इससे सपोर्ट मिलेगा और आपका जो न्यूमेरिकल्स का डर है ना वो भी खत्म होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो मॉडल पेपर हमारे एमपी बोर्ड की साइट पे डले हुए थे, मैंने कल उसका सॉल्यूशन भी डाला है आपके लिए, तो एक बार जाइए वो वीडियो देखिए, क्योंकि 2-3-4 क्वेश्चन उसमें ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 1 से है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मतलब सेम इसी के जैसा है लेकिन थोड़ा दूसरा है, आप अक्षीय स्थिति का समझ सकते हैं उसे। वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, दो आवेश 4 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 10⁻⁻² मीटर की दूरी पर स्थित है। दो आवेशों की आपको वो दी हुई है वैल्यू, कितने दूरी पे है, 10⁻⁻² मीटर की दूरी पे स्थित है। इस द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में इससे 0.3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सीधे सीधे उसने आपको बोल दिया कि आपको किस स्थिति में ज्ञात करनी है बेटा तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला क्या होता है। कौन सी स्थिति के लिए? निरक्षीय स्थिति के लिए। अब निरक्षीय स्थिति के लिए हम जानते हैं कि अगर आपको बोला जाए तीव्रता निकालने को, तो जो तीव्रता होती है बेटा वो होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो अपॉन RQ। ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किस लिए? निरक्षीय स्थिति के लिए। अब हम इसे पहले डायग्राम से समझते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। तो आपके पास दो आवेश हैं, एक है Q1 और दूसरा है बेटा Q2। दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पे है। Q1 का मान दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम, Q1 बराबर 4 म्यू सी। Q2 का मान दिया हुआ है -4 माइक्रोकूलम। दोनों की वैल्यू माइक्रोकूलम में है, इसको आपको कूलम में बदलना पड़ेगा। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी है बेटा कितनी? 10⁻⁻² मीटर। ये है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी कि 2a का मान आपको दिया हुआ है 10⁻²मीटर। अब बोला है कि इनसे कितनी दूरी पर? 0.3 मीटर। लेकिन कौन सी स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। तो इनसे निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु लो ऊपर की ओर, और इस निरक्षीय स्थिति में इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला ज्ञात कर चुके हैं निरक्षीय स्थिति का, जो कि क्या होता है आपके सामने लिखा हुआ है। पहले बात ये बताइए, बीच वाले बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी क्या दी हुई है जहां तीव्रता निकालनी है? तो R का मान दिया हुआ है आपको कितना? 0.3 मीटर बेटा R की वैल्यू है। ठीक है, अब मुझे बताइए निरक्षीय स्थिति का सूत्र, इसको मैं फिर से ब्लैक पेन से लिखती हूँ। निरक्षीय स्थिति का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो अपॉन RQ। यही होता है। अब इसमें क्या हमें रो का मान पता है? नहीं, तो पहले रो का मान पता करो। चूंकि कोई एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे रो से दर्शाते हैं। दोनों में से कोई एक आवेश लेना है जिनकी वैल्यू 4 है, आवेशों के बीच की दूरी है 10⁻²। लेकिन हमें चूंकि आवेश का मान माइक्रोकूलम में दिया है, तो इसे कूलम में बदलने के लिए 4 में 10⁻6 का गुणा करेंगे और 10⁻6 का गुणा करने के बाद दूरी कितनी है? -2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो रो बराबर क्या आएगा? 4 × 10⁻6 और -2 मिलकर -8 हो जाएगा। ये आ जाएगा बेटा क्या? द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि रो का मान। जब आपको रो का मान मिल जाए ना बेटा, तो सारी वैल्यू रखिए, बहुत आसानी से अब आपको तीव्रता मिल जाएगी। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है सही पद्धति में? 9 × 10⁹। रो की वैल्यू कितनी निकाले हैं आपने? 4 × 10⁻8 बटे में RQ।
आर क्यू का मतलब आर का मान कितना दिया हुआ है, ये दूरी का मान कितना दिया हुआ है 0.3, और इसका क्या करना है आपको, क्यूब यानी कि घन। एक बार पहले अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को समझना कि उसने बोला क्या है और उसके अनुसार सूत्र लगाना, और जब आप सूत्र लगा दोगे तो फिर देखना कि चूंकि हम जानते हैं तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, मतलब आपको कूलाम में वैल्यू लानी है, जबकि आवेश का मान यहाँ काय में दिया हुआ है माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम बहुत छोटी वैल्यू है, इसको कूलाम में बदलने के लिए 10 की घात -6 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 10 की घात -6 का गुणा किया तो ये वैल्यू जो है वो काय में बदल गई, कूलाम में। अब द्विध्रुव आघूर्ण जो है इसका मात्रक होता है बेटा क्या, कूलाम मीटर। कूलाम मीटर होता है द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, कूलाम में आपको वैल्यू मिल गई। अब हम निकाल रहे हैं तीव्रता। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 गुणित 10 की घात 9। रो की वैल्यू है, अब भी निकाले हैं हमने, 4 गुणित 10 की घात -8। आर क्यूब है तो आर की वैल्यू है 0.3 की घात 3। अब कुछ बच्चे इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और कुछ को थोड़ी सी दिक्कत होती है सॉल्व करने में, तो उनके लिए बहुत आसान से स्टेप है। ऊपर 9 गुणित 10 की घात 9 और 10 की घात -8, तो कितना बचेगा, एक ही 10 बचेगा। 9 में से 8 जाएगा तो एक 10 बचेगा, लेकिन प्लस का गुणित में क्या है बेटा 4 है, और बटे में 0.3 को आप 3 बार लिख सकते हो, और अगर आप 0.3 को 3 बार लिखेंगे, 3 बार पॉइंट्स और तीनों बार के पॉइंट्स हटाएंगे तो ऊपर 10 की घात -3 लिख सकते हो क्या। देखो एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, जब तीनों का दशमलव हटाया तो कितने दशमलव हटे, 3। 3 दशमलव मतलब 3 शून्य, और 3 शून्य कहाँ जाएंगे, ऊपर, और ऊपर जाएंगे तो 10 की घात किस रूप में जाएंगे, सॉरी ऊपर जाएंगे तो 10 की घात किस रूप में जाएंगे, 3 के रूप में जाएंगे। ठीक है, दशमलव हटाया, ऊपर 3 शून्य लग गए। 3 शून्य आप ऐसे भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। नीचे मतलब 3 गुणित 3 गुणित 3 है, 3 से इसको काटोगे 3, फिर 3 से ये 3 कैंसिल, क्या बचा है देखो, E बराबर 10 और ये 1000, 4 इंटू 10 की घात कितना हो जाएगा 4, और बटे में कितना बचा है बेटा 3। 3 से 4 को काटो, 3 से 4 को काटोगे तो 3 एकम 3, फिर बचा कितना 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9, डिवाइडेशन खत्म ही नहीं होगा। गुणित में क्या है 10 की घात 4, और तीव्रता है तो तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ये आएगा आपका सॉल्यूशन जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका। क्वेश्चन क्या था, दो आवेश इतने इतने हैं, एक दूसरे से इतनी मीटर की दूरी पर रखे हैं, इससे निरक्षीय स्थिति, सीधे सीधे बोल दिया निरक्षीय स्थिति, तो फॉर्मूला भी वही रहेगा। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आवेश माइक्रो कूलाम में था, इसे हमें कूलाम में बदलना था। साथ ही साथ आपको रो की वैल्यू नहीं पता थी, रो की वैल्यू पता करने के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए कि कोई एक आवेश, तो दोनों समान है, और आवेशों के बीच की दूरी यानी कि 10 की घात -2, इन सब का गुणा करते हैं तो द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि रो का पता चल जाता है। सेम सवाल अगर आपसे अक्षीय स्थिति में पूछे, सेम का सेम सवाल अगर निरक्षीय की बजाय काय में पूछे, अक्षीय में पूछे, तो अक्षीय में आप यहाँ 2 रो कर दोगे बेटा। अक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 रो अपॉन आर क्यू, और निरक्षीय के लिए रो अपॉन आर क्यू। ठीक है, ये थी निरक्षीय स्थिति से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक बात मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, इवन आगे जो आपके चैप्टर है प्रेरण वाले, परिनालिका वाले, अन्योन प्रेरकत्व वाले, जहां जहां से न्यूमेरिकल बनते हैं हम वो सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आई नो कुछ बच्चों को ये बड़ा टफ लगता है, कुछ को बड़ा बोर मारता है, बट स्किप करके जाओगे और वहां न्यूमेरिकल्स पूछ लिया 4-5 क्वेश्चन में, जैसे पिछली बार लास्ट ईयर पूछा भी है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो एक बार देख के जाने में कोई बुराई नहीं है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। तो ध्यान से बने रहिए, अच्छे से समझिए, और अगर कहीं डाउट आता है तो बार बार उसे करके देखिए, लेकिन छोड़ के मत जाइएगा, है ना। बोर्ड का कोई भरोसा नहीं, पहले ही जैसा सिस्टम नहीं रहा, न्यूमेरिकल्स अब आते ही आते हैं। तो मेरे साथ साथ सॉल्व करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। 4 तारीख को पेपर में छपेंगे, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर सेम डिजिट्स ना भी मिली तो पैटर्न तो आपको पता हो जाएगा, बाकी आपको सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः
2 गुणित 10 की घात -7 कूलाम और 3 गुणित 10 की घात -7 कूलाम आवेश है। ठीक है, दो गोले हैं, एक गोले पर आवेश है बेटा, एक गोला है ए जिस पर उपस्थित आवेश का मान दिया हुआ है 2 गुणित 10 की घात -7। ठीक है, दूसरा गोला है इसी से कुछ दूर है, दूसरा गोला, इस पर दूसरा आवेश है और इस दूसरे आवेश का मान कितना दिया हुआ है 3 गुणित 10 की घात -7। ये वैल्यू भी कूलाम में है और ये वैल्यू भी कूलाम में है। इनके बीच जितना भी बोलते बल लग रहा होगा, इनके बीच लगने वाला बल आपको बताना है, जबकि दोनों पोलों के बीच की जो दूरी है, दूरी का मतलब होता है r और r का मान दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ये है आपका सवाल, इजीली कूलाम के नियम से आप इसे कर सकते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बच्चों की बल्ले बल्ले, है ना। पता नहीं, दे भी सकता है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में था इसलिए मैंने सोचा करवा देती हूँ। अगर बाय चांस एक आध क्वेश्चन ऐसा टपक जाए जिसमें या तो आपको बल निकालने को बोलेगा या दूरी निकालने को बोलेगा, तो फॉर्मूला यही लगेगा जो कि आपने कूलाम के नियम से निकाला था। सबसे पहले प्रश्नानुसार मुझे बताइए क्या क्या आपके पास है। तो आपके पास है Q1 का मान, Q1 बराबर कितना है बेटा 2 गुणित 10 की घात -7 कूलाम। इसके बाद है आपके पास Q2 का मान, Q2 की वैल्यू कितनी है 3 गुणित 10 की घात -7 कूलाम। Q1 पता है, Q2 पता है, आगे दूरी दी हुई है, दूरी यानी कि r, और r का मान कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में क्यों है, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो 30 गुणित 10 की घात -2 का गुणा करोगे तो ये काय में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। आगे क्या करना है, तो आगे आपको बोला है इनके बीच लगने वाला बल यानी कि F की वैल्यू बताओ। चलो बताओ F की वैल्यू, फटाफट मेरे से पहले कमेंट करके मुझे इसका आंसर चाहिए। चूंकि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही होता है कूलाम का नियम। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, मतलब परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों के बीच में लगने वाला बल। अब इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू है 9 गुणित 10 की घात 9, अब भी बताया था। Q1 की वैल्यू ये लिखी हुई है 2 गुणित 10 की घात -7, Q2 की वैल्यू ये है 3 गुणित 10 की घात -7, और जब सब लिख के हो जाए तो बटे में R स्क्वायर, मतलब 30 गुणित 10 की घात -2 का करना है आपको होल स्क्वायर। ठीक है, मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ जितना इजी कर सको करके सॉल्व कर लो, ज्यादा वहां पे अपने आप को सुपीरियर साबित करने के चक्कर में गलती मत करना, नहीं तो मेरे जो सबसे इंटेलिजेंट वाले बच्चे हैं ना ऑफलाइन बैच के, हमेशा वो आंसर गलत निकालते हैं। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनको पता नहीं क्या जल्दी रहती है, वो कुछ ना कुछ खुरापाती मचाएंगे और उसके बाद उनका आंसर हमेशा क्या आता है, गलत आता है। तो इजी गोइंग, चलो आसानी से अच्छे से बहुत आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है। ऊपर क्या है बेटा, ऊपर है 9, 10 की पावर 9, 10 की घात 7 और 7 14, माइनस का 14 है, प्लस का 9 है, घटाओगे तो क्या बचेगा माइनस का 5, तो 10 की घात कितना बचा -5, इंटू में 2 है, इधर 3 है, 3 और 2 का गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, बटे में 30 और 30 मल्टीप्लाई करोगे 30 गुणित 30, क्योंकि वर्ग है 10 की घात 2 और इसका वर्ग मतलब 10 की घात क्या हो गया 4, इसको ले जाना है हमें ऊपर। इसको ले जाने के पहले 2 शून्य यहाँ है, इसके 2 शून्य कम कर देते हैं। कैसे कम करेंगे मैडम, तो बहुत आसानी से 9 को यही रहने दो, 10 की घात -5 को भी यही रहने दो -5, इंटू में 6 को भी यही रहने दो, और 10 की घात -4 को ऊपर ले जाने से पहले इन दो जो जीरो को भी यहाँ से घटा दो, तो 10 की घात सिर्फ ऊपर क्या जाएगा बेटा -2, और नीचे के 2 जीरो जो थे वो इसमें से हमने कम कर दिए, तो नीचे क्या बचा 3 गुणित 3। अब आसानी से 3 तिया 9, 3 से ये कट गया, इनको आपस में घटाओ, जो भी करना है करो, लेकिन आंसर आपका आ जाना चाहिए। 1 मिनट, मैडम ने कोई गलती तो नहीं की ना, ध्यान से चेक कर लेना, क्योंकि मेरा तो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। आंसर क्या आएगा इसका, हाँ चलिए देखते हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई होगी तो आपको पकड़ में आ जाएगी। 1 मिनट, फिर से सॉल्व करते हैं। F बराबर
यहाँ क्या है 9 गुणित 10 की घात 9 इंटू में 2 और 3 का गुणा करोगे तो 6, 10 की घात 7 और 7 10 की घात 14, लेकिन 14 काय का है माइनस का। यहाँ 30 और 30 का गुणा करेंगे तो 330 इंटू 30, 10 की घात -2 और गुणा करोगे तो 10 की घात -4, 10 की घात -4 को हम फेंकते हैं ऊपर, तो क्या आ जाएगा f बराबर ऊपर है बेटा 9 गुणित में 10 की घात 9 गुणित में 6, 10 की घात -14 और नीचे से क्या जा रहा है 4, तो प्लस का 4 घटाओगे तो क्या बचेगा सिर्फ 10, नीचे है 3 गुणित 10 की घात 2, 2 शून्य है, इस 2 को भी ऊपर लेके जाओ, f बराबर 2 को ऊपर लेके जाओ या यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य आप काट दो, तो 9 गुणित क्या बचेगा 10 की घात 7 इंटू में है 6, 10 की घात 14 और प्लस का 4 घटाओगे तो 10 की घात कितना बचेगा 10, लेकिन काय का माइनस का, और बटे में क्या आ जाएगा 3 गुणित 3, 3 गुणित 3। ठीक है, आगे यहाँ से 2 शून्य आप काट चुके, 3 से इसको काटोगे 3 तिया 9, 3 से फिर इसको काटो तो बचेगा क्या f बराबर इधर है 6 और 10 की घात -10 में से 7 जाएगा तो 10 की घात -3, और आंसर काय में आता है बल का हमेशा कूलाम में, तो 6 गुणित 10 की घात -3 कूलाम जो है वो दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा। सॉल्यूशन आप जल्दी कर सकते हो मेरे से, है ना, बहुत जल्दी जल्दी, मेरी प्रैक्टिस छूट गई है न्यूमेरिकल्स की, मेरा काम सिर्फ आपको पैटर्न समझाना है, लगने वाला बल तो इतना है। लेकिन अगर आपसे इसकी प्रकृति भी पूछ ले तो चूंकि ये भी धनावेश है ये भी धनावेश है, दोनों के सामने प्लस माइनस कुछ नहीं दिया, तो दोनों के बीच जो बल लगेगा वो कौन सा बल होगा बेटा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल होगा प्रतिकर्षण बल। 6 गुणित 10 की घात -3 आपका आंसर आ जाएगा, -3 + 3 आप एक बार चेक कर लेना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका टाइप है। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये भी कूलाम के नियम से ही है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है, और ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन का ही है। क्वेश्चन है 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य गोले के कारण, फिर उनने गोला ले लिया, एक गोला है जिस पर आवेश कितना है 0.4 माइक्रोकूलाम, ठीक है, दूसरा गोला है, अब दूसरा गोला छोटा है या जैसा भी इससे थोड़े दूर है, अन्य गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। चलो इन दोनों गोलों के बीच में बल लग रहा है, और वो जो बल इन दोनों गोलों के बीच में लग रहा है वो कितना है 0.2 न्यूटन। अब दूसरे गोले पर आवेश इसने कितना दिया है, दूसरे गोले पर आवेश है 0.8 माइक्रोकूलाम। जब बल न्यूटन में लग रहा है तो आवेश काय में होना चाहिए कूलाम में होना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास आवेश काय में है माइक्रोकूलाम में है। एक पर आवेश है 0.4 माइक्रोकूलाम और दूसरे पर है 0.8 माइक्रोकूलाम। अब उनने बोला है कि जब ये स्थिति है तब मुझे बताओ दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है। हमें नहीं पता कि दोनों गोलों के बीच का डिस्टेंस कितना है, जितना भी है बोलते निकाल के दीजिए। साथ ही साथ दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लग रहा है ये भी बताइए। दोनों गोलों के बीच में लगने वाला बल कितना है 0.2 न्यूटन, लेकिन ये कैसे लग रहा है 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर, ये गोला छोटा है, किसी अन्य गोले के कारण ये गोला बड़ा है और इसके कारण इस पर बल लग रहा है 0.2 न्यूटन का। अब बताओ कि इस गोले पर इसके कारण कितना बल लगेगा वो भी बताना है, साथ ही साथ दोनों गोलों के बीच की दूरी भी आपको निकालनी है। तो जो दिया है पहले वो लिखिए बेटा, सॉल्व करते हैं हम इसको भी, आसान सा है आप खुद ही कर दोगे। क्या दिया है Q1 का मान दिया हुआ है कितना 0.4 माइक्रोकूलाम, माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए अब भी बताया था 10 की घात -6 का गुणा करते हैं तो ये वैल्यू काय में बदल जाती है कूलाम में। दूसरा आवेश Q2 का मान कितना दिया हुआ है 0.8 माइक्रोकूलाम, सेम 0.8 को आपको बदलना है तो 10 की पावर -6 का मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू काय में बदल जाएगी
कूलाम में। आगे आपको दी हुई है दोनों गोलों के बीच में लगने वाला बल या दूसरे के कारण पहले पर लगने वाला बल, F का मान 0.2 न्यूटन और डिस्टेंस जो है ये आपको निकालना है। निकालना आपको कूलाम के नियम से ही है, क्योंकि हम जानते हैं F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। कोई भी Q1 Q2 रखो, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ, आपको दूरी निकालनी है तो दूरी को इधर भेज दो, इसको इधर उठा के ला लो। R² आ गया F की जगह पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं छेड़ना, Q1 इंटू Q2 को भी नहीं छेड़ना, R² की जगह पे कौन पहुंच गए, F महाशय। अब रखिए वैल्यू, चलिए इनकी वैल्यू रखते हैं और R² का मान पहले निकालते हैं। R² बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू दी हुई है बेटा, अब भी निकाला है आपने, 0.4 इंटू 10⁻⁻6। Q2 की वैल्यू कितनी है, 0.8 10⁻⁻6 और बटे में क्या है हमारे पास, बटे में है F और F का मान है 0.2 न्यूटन। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो ये तो यही खत्म, ठीक है। नीचे 2 है, ऊपर 4 है, 2 दूनी 4 हो गया। अब आप इनका मल्टीप्लाई करो तो 9 दूनी 18 और 18 अट्ठे होता है 144। 144 लिखिए, दशमलव कितनी संख्या के बाद है, एक संख्या के बाद। अब 10 की घात -6 हो गया, 10 की घात -12 और यहाँ पे 10 की घात कितना है, 9। -12 और प्लस का 9 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, घटाओगे तो बेटा 10 की घात आ जाएगा -3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। जब आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा और अंडर रूट लगेगा तो R बराबर निकल के आएगा कितना, 144 किसका वर्ग होता है, 12 का। 12 आ गया बाहर, पहले एक संख्या के बाद दशमलव था, अब लगेगा 2 संख्या के बाद दशमलव, इनटू में है 10 की घात -3, इसे नहीं छेड़ना और ये आंसर आएगा काय में, मीटर में। अब अगर आपको सेंटीमीटर में बदलना हो तो मीटर हटा दो, यानी कि 0.12, इतने ही का ही भाग दे देंगे, कटेगा पिटेगा तो 0.12। अब ये आंसर काय में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। क्लियर। चलो, जब आपको वैल्यूज पता हो जाए ना, सूत्र पता हो जाए तो मान रख के काट पीट के आप आसानी से आंसर ला सकते हैं। इसके बाद उसने पूछा है कि जब आपको दोनों गोलों के बीच की दूरी पता लग गई, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो हमें ये बताइए कि जो दूसरा गोला है उस पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो दोनों गोलों के बीच समान बल लगता है, पहले के कारण दूसरे पर उतना ही बल लगेगा जितना दूसरे के कारण पहले पर लगता है, और ये बल होगा कितना, 0.2 न्यूटन। अब हम आते हैं क्वेश्चन के अगले टाइप पर, जो कि है संधारित्र की धारिता वाले क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार इससे पूछा भी है। चलिए बेटा, अब हम आते हैं क्वेश्चन के अगले टाइप पर। क्वेश्चन नंबर 4 है धारिता से रिलेटेड, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और पिछली बार बड़ा इजी सा क्वेश्चन पूछा था और उसमें भी बच्चों की बैंड बज गई थी, वो भी 3 नंबर में। चलो, 2 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं 200 और 600 माइक्रोफैरड है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है इनको 120 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। 120 वोल्ट पर इन दोनों संधारित्रों को आवेशित किया गया। तो मैं पहले अच्छा सा क्यूट सा डायग्राम बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये एक संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है और दोनों के साथ आपस में एक बैटरी कनेक्ट की गई है, और इस बैटरी की जो कैपेसिटी है, जितने वोल्ट का ये करंट दे रही है, उसकी वैल्यू दी हुई है बेटा 120 वोल्ट। V का मान कितना है, 120 वोल्ट है। पहले संधारित्र की धारिता है बेटा 200 माइक्रोफैरड, दूसरे संधारित्र की धारिता है 600 माइक्रोफैरड, और आपको बोला गया है कि दोनों संधारित्रों पर आवेश का मान बताओ, Q1 और Q2 का मान बताओ, और तुल्य धारिता, यानी कि अगर ये C1 है, ये C2 है, तो इन दोनों के लिए तुल्य धारिता C का मान भी हमें बताइए। इतनी सारी चीजें इसने पूछा है और बहुत आसान है। क्या बोला है इसने, सबसे पहले तो हमें बताइए आपके पास क्या क्या है। हमारे पास है, पहले संधारित्र पर धारिता दी हुई है बेटा 200 माइक्रोफैरड,
दूसरे पर दी हुई है 600 माइक्रोफैरड। बोला गया है कि एक तो तुल्य धारिता यानी कि C का मान बताइए। तुल्य धारिता मतलब टोटल धारिता, और टोटल धारिता C होती है। C का मान बताओ। पहले संधारित्र पर आवेश बताओ और दूसरे संधारित्र पर भी आवेश बताओ। इतनी सारी चीजें निकालने को बोला है। ठीक है, सबसे पहले तुल्य धारिता किसके लिए? समांतर क्रम संयोजन में या संयोजन के लिए। समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता का जो सूत्र होता है वो होता है बेटा C बराबर C1 प्लस C2। और अगर श्रेणी क्रम का बोले तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। श्रेणी क्रम सीधी सीरीज में अगर जुड़ा है तो ये व्युत्क्रम में लेते हैं, और समांतर क्रम मतलब ऊपर नीचे जुड़ा है तो इसे सीधा सीधा जोड़ दो। सीधे सीधे जोड़कर आपकी धारिता निकल जाएगी। अब मुझे बताओ C1 का मान कितना है? तो C1 का मान है बेटा 200, C2 का मान दिया हुआ है 600, तो C का मान आ गया 800, और काय में है ये? माइक्रोफैरड में। तो आपकी तुल्य धारिता तो निकल कर आ गई। अब बोला है आवेश, तो चूंकि पहले संधारित्र पर आवेश, पहले संधारित्र पर आवेश कैसे निकालोगे? तो सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है? C बराबर होता है Q अपॉन V। तो V का कर दीजिए पक्षांतर। Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा? CV। Q बराबर क्या हो जाएगा? CV। अब पहले पर आवेश निकालना है तो पहले पर Q1, पहले की धारिता C1 और वोल्टेज तो सबके लिए सेम है। अब वैल्यू रखो, ये है सूत्र। Q1 बराबर होगा C1V। V कॉमन है क्योंकि संयोजन कौन सा है? समांतर क्रम संयोजन। Q1 का मान हमें पता करना है। C1 का मान दिया हुआ है 200 और V का मान है आपके पास, V का मैडम ने लिखा ही नहीं है। V बराबर कितना है? 120 वोल्ट। 120 वोल्ट। आवेश आपको कूलाम में पता करना है, तो धारिता भी माइक्रोफैरड से फैरड में आएगी। माइक्रोफैरड से फैरड में लाओगे तब जाके आवेश काय में निकलेगा? कूलाम में निकलेगा। अब पहले पर धारिता थी 200, विभवांतर है दोनों के बीच में 120, और अगर माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलना हो तो माइक्रोफैरड को फैरड में बदलिए, यानी कि 10 की घात -6 का क्या करेंगे? गुणा। 10 टू दी पावर -6 का क्या कीजिए? गुणा। और नहीं करोगे तो ये वैल्यू माइक्रो कूलाम में निकल के आएगी, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। Q1 बराबर 2 और 12 दूनी 24, 3 शून्य है इसके पास, 10 की घात है -6, -6 में से 3 शून्य को कम कर दो, 3 शून्य को कम करोगे तो Q1 बराबर आएगा 24 इंटू 10 टू दी पावर -3। 3 शून्य प्लस के घट गए। आप चाहो तो एक शून्य और कम कर सकते हो। Q1 बराबर एक संख्या के बाद दशमलव लगाओ, 10 की घात -2 बचेगा, और आवेश का मात्रक क्या होगा बेटा? कूलाम। ये तो निकला पहले पर आवेश। अगर आपको दूसरे पर निकालना हो तो दूसरे पर भी निकाल सकते हो। दूसरे संधारित्र पर आवेश, दूसरे संधारित्र पर आवेश Q2 बराबर क्या होगा? C2V। सेम मेथड से निकालिए। C2 का मान कितना है बेटा? 600। V का मान है 120 और -6, 10 की घात -6 का गुणा काय के लिए? कूलाम के लिए, नहीं तो वैल्यू आएगी माइक्रो कूलाम में। अब 12 छिंग 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 6 कम 6 और 1 7, 12 छिंग 72 होता है, 3 जीरो है इनके पास, बराबर में है Q2 और 10 की घात है -6, 3 जीरो इसको घटाओगे, एक संख्या के बाद दशमलव लगा सकते हो, और नहीं तो 72 गुणित 10 की घात -3 लिख के छोड़ देना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऊपर की जैसे एक संख्या के बाद दशमलव लगाओ, एक जीरो हो जाएगा कम, यानी कि Q2 बराबर आ जाएगा 7.2 10 टू दी पावर -2, और वैल्यू काय में है? कूलाम में। ये आ गया दूसरे संधारित्र पर आवेश, ये आ गया पहले संधारित्र पर आवेश, और ये निकल के आ गई है आपकी बेटा कुल या तुल्य धारिता। तुल्य धारिता बोले या कुल धारिता बोले, आई है 800 माइक्रोफैरड, क्योंकि वैल्यू माइक्रोफैरड में थी। आप चाहो तो 10 की घात -6 का गुणा मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, पर माइक्रो कूलाम लिखना,
और अगर कूलाम में आवेश निकालोगे तो कूलाम के लिए 10 की घात -6 का गुणा करोगे, कुल आवेश बोलेगा तो Q1 जो भी मान है और Q2 का मान जोड़ देना, दोनों को जोड़ने पर जो भी आएगा वो इस संयोजन पर उपस्थित कुल आवेश होगा। ये है तुल्य धारिता और संयोजन वाला एक क्वेश्चन। अब हम आते हैं अगले टाइप की तरफ। बोर हो गए हो तो कॉफी वॉफी पी लो, लेकिन छोड़कर जाना नहीं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे आपको अच्छे से आखिरी तक समझ के जाने हैं। आपको वैरायटी मिलेगी, आगे चेंजेस मिलेंगे, धारा विद्युत से भी करना है और भी क्वेश्चन करने हैं। तो ये मिसलेनियस है बेटा, मिक्स में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लेके आई हूँ, सब करना है। और जिन भी बच्चों को इजी लग रहा होगा ना, तो मैं पूछती हूँ, क्या जो बच्चे हमारे इंटेलिजेंट होते हैं ना, उनसे करवाती भी हूँ, और जब करवाते हैं तो उनके आंसर गलत आते हैं। मतलब आसान क्वेश्चन में ही आपको दिक्कतें जाती है, आप बहुत भारी भरकम सवाल करके जाते हो और वहां वैसे टाइप पूछता नहीं है, फिर बड़ी दिक्कत बन जाती है ना। तो लापरवाही मत करो, जितना जो जैसा पढ़ाया जा रहा है अच्छे से करो। अगर इसका टाइप बदल जाए तो आप कर लेना, क्योंकि आपको फॉर्मूले पता है, आपको पैटर्न पता है, ठीक है। तो एक बार पैटर्न जरूर देख के जाइए, बाकी तो वैल्यूज एज इट इज मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें से 1-2 क्वेश्चन फंसने की संभावना है, या तो ऐसे या फिर पैटर्न को बदल के पूछ लेगा। आखिरी तक बने रहिएगा। चलिए बेटा, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन के टाइप पर, लेकिन इसके पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं 3 म्यू एफ, 4 म्यू एफ और 6 म्यू एफ है। कितने संधारित्र हैं? 3, और 3 संधारित्र की धारिताएं 3, 4 और 6 म्यू एफ है। आपको इनके लिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम में भी यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में भी और समांतर क्रम संयोजन में, दोनों में इनके लिए तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर श्रेणी क्रम की बात की जाए तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 फॉर्मूला लगाना, वैल्यू रखना और निकाल के दे देना। समांतर क्रम बोला जाए तो c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3 करना, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट करके मुझे फटाफट इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है बेटा प्रतिरोध वाले से। ठीक है, सेल और प्रतिरोध वाला जो टॉपिक है ना, आंतरिक प्रतिरोध का डेरिवेशन भी निकाला है। उससे है कि एक विद्युत सेल का खुले परिपथ में विभवांतर 6 वोल्ट है। एक विद्युत सेल है जिसका खुले परिपथ में विभवांतर 6 वोल्ट है। अगर सेल है तो सेल का विभवांतर खुले परिपथ में 6 वोल्ट तब होता है जब हम बात इसके विद्युत वाहक बल यानी कि EMF की करें। ठीक है, काय की करें? EMF। ये एक सेल है, सेल का खुले परिपथ में विभवांतर 6 वोल्ट है, मतलब इसके लिए EMF की बात हो रही है। ये है कितना? 6 वोल्ट। अब आगे इससे धारा 2 एम्पियर लेने पर, आप इससे धारा ले रहे हो और धारा ले रहे हो कितनी? 2 एम्पियर की। 2 एम्पियर की इससे धारा ली जा रही है। लेने पर इसका विभवांतर 4 वोल्ट। तो विभवांतर ही होता है, जैसे आप धारा लेना चालू करोगे वोल्टेज का अंतर आएगा, वोल्टेज का अंतर होता है विभवांतर, और विभवांतर अब बच जाता है कितना? 4 वोल्ट। पहले विभवांतर विद्युत वाहक बल के रूप में था जो कि था 6 वोल्ट। अब विभवांतर घटकर, क्योंकि धारा ले लिए हो, बचा कितना है? 4 वोल्ट। धारा लिए हैं हमने 2 एम्पियर। तो सेल के अंदर बोलते आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। आपको अगर यहाँ फॉर्मूला लगाते बन गया ना कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अदरवाइज इस क्वेश्चन में हमें बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, 2 फॉर्मूले होते हैं आंतरिक प्रतिरोध निकालने के। पहले मुझे लिखने दो क्या क्या दिया है। दिया है E बराबर दिया हुआ है कितना? 6 वोल्ट। V बराबर 4 वोल्ट। R बराबर निकालना है I बराबर 2 एम्पियर, और R का मान हमें चाहिए। अब R का मान निकालने के 2 सूत्र होते हैं। एक तो होता है बेटा E बराबर IR प्लस V, और दूसरा होता है R बराबर E/V - 1
ब्रैकेट में R। तो क्या यहाँ बाह्य प्रतिरोध की बात की गई है? नहीं। जब हमारे पास बाह्य प्रतिरोध है ही नहीं और फिर हमें आंतरिक प्रतिरोध निकालना हो और वैल्यू में हमारे पास सिर्फ विद्युत वाहक बल, विभवांतर और धारा हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला चूज नहीं करेंगे, हमारा चुनाव होगा ये। अब इसमें हमें R चाहिए, तो बाकी सबका हम क्या करेंगे? पक्षांतर। बाकी सबका पक्षांतर करने से मतलब ये है कि E को यही रहने दो, प्लस का भी इधर आके माइनस का हो गया, इनटू का I बटे में चला गया और बराबर में बचा R। या R बराबर मान रखिए क्या क्या है आपके पास? E का मान है बेटा 6, बीच में है माइनस, V का मान है 4, बटे में है I का मान है 2 और ये आ गया R का। एक मिनट, इसको ऐसा लिखते हैं, R बराबर सूत्र निकाला है हमने E माइनस V अपॉन I। अब R का मान हमें चाहिए, E का मान कितना दिया हुआ है? 6, V का 4 और I का मान कितना है? 2। बहुत आसान हलवा सा सवाल है ये, पर अगर पूछ ले और अगर आपको ये सूत्र ही ना पता हो तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। R बराबर 6 में से 4 गया 2, 2 बटे 2 काटोगे तो R बराबर 1। आंतरिक प्रतिरोध है तो मात्रक होगा क्या? ओम। ये आ गया इस सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान। जब आप इसके खुले परिपथ में 6 वोल्ट का विभवांतर दें, इससे धारा ले 2 एम्पियर और विभवांतर बचे फिर 4 वोल्ट, तब इसके लिए आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला लोगे, E बराबर IR प्लस V होता है। इससे R का मान निकालना हो तो V का कीजिए पक्षांतर, I का भी कीजिए पक्षांतर, R का मान मिल जाएगा। जो जैसा मान लिखा है लिखिए, घटाइए, काटिए, पीटिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ये है अगला टाइप क्वेश्चन का जो बन सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बेटा, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो अभी किया उसी के जैसा है, लेकिन इसमें फॉर्मूला बदल जाएगा और इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। एक बैटरी के सिरों को प्रतिरोध 9 ओम से जोड़ने पर उसका विभवांतर 40 वोल्ट से 30 वोल्ट रह जाता है। एक बैटरी है आपके पास, इस बैटरी का जो प्रतिरोध क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल रहा होगा वो रहा होगा 40 वोल्ट, और जैसे ही आपने इस बैटरी को एक प्रतिरोध से जोड़ा तो इस बैटरी का जो विभवांतर है वो 40 वोल्ट से घटकर कितने वोल्ट पर आ गया? 30 वोल्ट पर आ गया। तो आपने जो बाहरी परिपथ में प्रतिरोध लगाया है वो कितना है? 9 ओम का है, और 9 ओम का है तो बताइए कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। मैडम ने अब भी आपको ये टाइप बताया था कि एक ऐसा सवाल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या कि एक फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, एक बैटरी है जिसके पास पहले वोल्टेज था 40 वोल्ट, यानी कि E का मान दिया हुआ है 40 वोल्ट। जैसे ही इसको बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा, इसका वोल्टेज घटा और घटकर कितना हो गया? 30 वोल्ट। जो स्वयं बैटरी का संपूर्ण विद्युत वाहक बल होता है, वो जब उससे धारा नहीं ली जाती, उस कंडीशन में विद्युत वाहक बल का मान पहले लेते हैं, फिर जब घटेगा तो वो होगा विभवांतर, क्योंकि धारा लेने लग गए तो अब E जो है वो बन जाएगा V, और V हो गया कितना? 30 वोल्ट। बाह्य प्रतिरोध जिससे जोड़ा है वो कितना है? 9 ओम है, और बोला है कि आंतरिक प्रतिरोध का मान बताओ। सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। चूंकि हम जानते नहीं हो तो रट के जाना सूत्र, स्मॉल r बराबर होता है E अपॉन V माइनस 1 और R। ये बाह्य प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल में संबंध में मैंने करवाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पूछा भी है ये वाला क्वेश्चन। ये संबंध निकालने वाला, मैं न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रही हूँ। E का मान दिया हुआ है कितना बेटा? 40, V का मान है 30, माइनस में 1, R का मान कितना है? 9, और जब निकालोगे तो एलसीएम लोगे तो आएगा 30, 30 से 30 कट गया, ऊपर बचा 40, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, 30 का 1 में गुणा करेंगे तो 30, और इनटू में है 9। अब 40 में से 30 जाएगा तो बचेगा 10, बटे में है 30, इनटू में है 9, काटोगे तो ऊपर आ गया 9, 9 एकम
9, ऊपर आ गया 9 बटे में है 3, 3 से 9 को काटोगे तो 3 बार, आंतरिक प्रतिरोध का मान आएगा 3 और मात्रक होगा इसका भी ओम। अगर कोई बैटरी जिसका जो वोल्टेज पहले 40 वोल्ट है वो अगर 9 ओम के क्या बोलते से प्रतिरोध से जोड़ा जाए और उसका वोल्टेज घटकर 30 वोल्ट हो गया, मतलब उसमें जो आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ है वो कितने का होगा, 3 ओम का होगा। इसका तिगुना बाह्य प्रतिरोध होगा। 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध तो 9 ओम क्या होगा, बाह्य प्रतिरोध। और आसानी से आप इस सूत्र से निकाल सकते थे। पिछले वाले क्वेश्चन में भी आंतरिक प्रतिरोध ही निकालना था, लेकिन वहां बाह्य प्रतिरोध की बात नहीं हुई थी, वहां आपको धारा का मान दिया हुआ था, इसीलिए हमने जो सूत्र लगाए थे वो दूसरा लगाए थे। और इस वाले क्वेश्चन में सीधे सीधे बाह्य प्रतिरोध भी दिया है, आंतरिक प्रतिरोध का मान निकालने को बोला, ये दोनों वैल्यू दी हुई है और इसके लिए एक ही सूत्र हमारे पास है जो कि तीनों में संबंध से हमने निकाला हुआ है। इस सूत्र को लगाओ, आसानी से आंतरिक प्रतिरोध आपको मिल जाएगा। अब हम आते हैं अगले टाइप के तरफ। आई होप यहाँ तक हमने अभी तक जितना भी समझा है, सारे क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से ध्यान से समझे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पास होंगे आप उनको प्रैक्टिस कर करके देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन का कोई ऐसा वो नहीं है बेटा कि बस भगवान जैसे हमने उठा के दे दिया कि यही की यही छप जाएगा। हम बस टाइप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका एनालिसिस करके हमने निकाले हैं क्वेश्चन और फिर आपको सॉल्व करवा रहे हैं। और बड़ी मेहनत लग रही है बाय गॉड बोर्ड पे सॉल्व करने में, तो इस मेहनत को अप्रिशिएट जरूर करना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिन जिन के एग्जाम चल रहे हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड वाले, यूके वाले हो, एमपी बोर्ड वाले हो, जिस भी बोर्ड से आप हो, जिन जिन के अभी एग्जाम पेंडिंग है सबके साथ शेयर करो। बोलना न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस चल रही है, करो, जल्दी जल्दी करो और अटकना मत, है ना। न्यूमेरिकल्स जो हैं इनसे भागने की या डरने की जरूरत नहीं है, आसान है, बहुत आसान पूछे जाते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट JEE या नीट में आते हैं, बोर्ड में नहीं आते, है ना। बोर्ड में बोर्ड के हिसाब से ही क्वेश्चन आते हैं और वैसे ही पढ़ के जाना। चलिए बेटा, आज का आखिरी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद हम सेकंड वीडियो लेके आएंगे क्योंकि आज के लिए ज्यादा हो जाएगा और इतने क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी है। अब एक बैटरी लीजिए मैडम, और इस बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है बेटा वो कितना है, 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट का इसका विद्युत वाहक बल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। अब इस बैटरी के पास आंतरिक प्रतिरोध भी है और प्रतिरोध का मान कितना है, 3 ओम है। आगे बोल रहा है किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। अब इस बैटरी का संयोजन आपने किसी और प्रतिरोध से किया हुआ है, कहीं पे भी प्रतिरोध इसके साथ जोड़ दो और प्रतिरोधक जिसके साथ ये संयोजित है वो बाह्य प्रतिरोध होगा, संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान, मतलब इस प्रतिरोध का मान हमें नहीं दिया अभी के लिए, तो आगे मिलेगा तो लिख देंगे। परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर, इससे धारा बह रही है और धारा का जो मान है वो है बेटा 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, वही बोल दिया कि ये जो प्रतिरोधक है इसका प्रतिरोध यानी कि बाह्य प्रतिरोध बताइए, और सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी जब परिपथ बंद हो। अब जब आप इससे धारा नहीं ले रहे हो तब जब हम सेल से धारा नहीं लेते तो सेल के अंदर उत्पन्न विभवांतर उसका टर्मिनल वोल्टता होती है और इसे हम V से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं बेटा, V से। तो जो जो दिया है पहले वो लिखिए और उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्या क्या निकालना है, हमें R निकालना है। दिया क्या है, सबसे पहले बैटरी का विद्युत वाहक बल दिया हुआ है 10 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध दिया है 3 ओम, धारा बह रही है 0.5 एम्पियर, बाह्य प्रतिरोध बोला है निकाल के दो, टर्मिनल वोल्टता ये विभवांतर नहीं है। जब हम सेल से धारा नहीं लेते तो उस कंडीशन में सेल के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसकी टर्मिनल वोल्टता होती है, धारा ना लेने की कंडीशन में। अब पहले R का मान निकालना है। हम जानते हैं कि परिपथ में बहने वाली धारा का मान होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध। हमें बाह्य प्रतिरोध पता करना है तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। इसका कीजिए पक्षांतर, पक्षांतर करोगे तो I
आर प्लस आर, बटे में था इनटू में फेंक दिया, बराबर में बचा ई। आर का मान चाहिए तो बाकी पूरे का कीजिए पक्षांतर, आर को यही रहने दीजिए। इधर से आर जाएगा तो माइनस में जाएगा, माइनस का आर, आई इंटू में है कहाँ चला जाएगा, बटे में, ई अपॉन आई माइनस में आ गया आर। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, मान रख सकते हो। आर का मान चाहिए, ई का मान हमारे पास 10 है बेटा, आई का मान है 0.5 और माइनस में क्या है आर, और आर का मान कितना है 3 है, सॉरी हाँ सही है, आर का मान कितना है 3 है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे है, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक, सबसे पहले लेते हैं इनका एलसीएम, और एलसीएम लोगे तो r बराबर, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 0.5, 0.5 से कैंसिल, ऊपर बचा कितना 10, बीच में माइनस, इससे ये कटेगा तो ये बचेगा, बचेगा तो इसका गुणा करो, 5 तिया 15, और दशमलव कितनी संख्या के बाद है, एक संख्या के बाद, तो एक संख्या के बाद आ गया दशमलव। 5 का 3 में गुणा करो 15 आएगा, एक संख्या के बाद दशमलव, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए। अब 10 में से 1.5 जाएगा तो बचेगा 8.5, बटे में है 0.5, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 85 के बटे में बचेगा 5, 5 कम 5, 5 35, बाह्य प्रतिरोध का मान आएगा बेटा 17 ओम। जो बाह्य प्रतिरोध है परिपथ का वो कितना है, 17 ओम है, तब जाके आपको उससे 0.5 एम्पियर की धारा मिल रही है। अब आपको निकालनी है क्या, दूसरी स्थिति। ये तो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, टर्मिनल वोल्टता के लिए, टर्मिनल वोल्टता के लिए। अब टर्मिनल वोल्टता के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, V बराबर E माइनस आई आर। क्या निकालनी है, टर्मिनल वोल्टता, V बराबर E माइनस आई आर, और ये अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले, इसका उल्टा था। अब V का मान जैसे का तैसा, V का मान निकालना है हमें। E का मान कितना है 10, I का मान कितना है 0.5 इंटू R का मान कितना है 3 और 0.5 का गुणा करोगे तो गुणा करने पे आएगा 1.5, और जब इसको घटाओगे तो घटाने पे ऊपर क्या बचा था 8.5, और विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता का मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। ये आ जाएगी टर्मिनल वोल्टता, और ये तब जब आपको V बराबर E माइनस आई आर पता होगा तब। ये रहा आज का आखिरी टाइप। इसके बाद हमें परिनालिका, स्वप्रेरकत्व, ऊर्जा और आगे के जो चैप्टर है विकिरण द्रव्य की द्वैती प्रकृति वाले, उसके लिए मैं सेकंड वीडियो लेके आती हूँ। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद, बहुत ज्यादा देखने के बाद मुझे ये क्वेश्चन के टाइप पता चले हैं। आपको अक्षीय निरक्षीय स्थिति से 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी है बेटा, और देख लेना। धारिता वाले टॉपिक से देख लीजिएगा, धारिता वाले क्वेश्चन टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन और आपको जो मैंने करवाया वैसे टाइप के क्वेश्चन करके देखना, ताकि वहां आए तो माइक्रोफैरड, पिकोफैरड, इन सब में आपको कंफ्यूजन ना हो। साथ ही साथ आवेश, जो कूलाम का नियम है, उससे आपको देख के जाना है। अभी जो हमने सेल वाले चैप्टर से किया वो आपको करके जाना है, धारा विद्युत का ये हिस्सा है। इसके आगे जो क्या बोलते से स्वप्रेरण, स्वप्रेरकत्व, अन्यून प्रेरकत्व वाले चैप्टर हैं, उनसे मैं अगले वीडियो में कवर करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको यहाँ तक जितनी भी चीजें मैंने समझाई है वे सारी अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और मैडम को भी सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप लोग फाइनेंशियली कैपेबल हो तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। तैयारी को जोरों शोरों से करते रहिए, क्योंकि 4 को पेपर है, ज्यादा टाइम नहीं है, तो और भी चीजों की प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ न्यूमेरिकल का डर भी हम खत्म कर रहे हैं। 2 लेक्चर या 1 लेक्चर जितने में भी आगे के क्वेश्चन हो जाएंगे मैं खत्म करके जल्दी आपको वीडियो ला के देती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।